बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पहले इसके वीडियो नहीं देखा है 1 2 3 तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो पे आइएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? तो पिछले लेक्चर में हमने यह देखा था कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, तो ऐसा हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया था? राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था, यानी जिधर करंट जा रहा है उधर में हम लोगों ने क्या रख लिया था? अपना थंब को, और उसके बाद इन सर्किल कर लिए थे। तो जिस डायरेक्शन में इन सर्किल होकर के आएगा वही डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर कुछ और भी पॉइंट्स हम लोगों ने क्या देखा था इसमें कि सेम डिस्टेंस पे, यानी अगर दूरी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहता है? सेम। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होते रहता है? डिक्रीज करते रहता है। ठीक है, और दूसरा बात हम लोगों ने क्या देखा था कि जितना ज़्यादा हम लोग इसमें करंट की वैल्यू देते हैं उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो आप पहले दूसरे लेक्चर में ही देख लिए होंगे कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया हुआ है, हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने मेनली 2 पॉइंट यहाँ पे देख लिया। सबसे पहला क्या देखा कि करंट की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी बी की वैल्यू अगर मुझे बढ़ाना है, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाना है, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली का। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे? फर्स्ट। उसी तरह से दूसरा हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। कह सकते हो कि इसका रेडियस अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होते रहता है? घटते रहता है। यानी सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देख लें कि डिस्टेंस के साथ, यानी इसके रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली का रिलेशन है। जहाँ पे आर क्या है? तो आर है रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल या रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अगर दोनों को कम आपको आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हैं? बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई अपॉन आर का, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो बी बराबर यहाँ पे मिल जाता है हम लोगों को। देखो सिंपली मैं के लिख दे रहा हूँ, रियली में कुछ और होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। के इंटू 2i अपॉन के कांस्टेंट लेकर के आ जा रहे हैं, जैसे हर जगह कांस्टेंट लाए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी यह एक कांस्टेंट आ जाता है। इसका प्रूफ होता है प्रॉपरली, म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसे चलता है। इसका जो डेरिवेशन होता है वो आता है। फिलहाल आपको उतना कुछ नहीं जानकारी लेना है, बस इतना जान लो कि के बराबर के 2i अपॉन आर हो जाता है, जहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर -7 होता है। क्लियर है? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आपके सिलेबस का मैंने बता दिया कि बस ये 2 पॉइंट है कि करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ता रहेगा तो बी की वैल्यू घटेगा। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें इसका कभी कभी पूछ देता है, मैं नोट पॉइंट में करके लिख दे रहा हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट की अगर बात करते हो तो सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस, GAUSS। ठीक है, और दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है? तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चाहो तो ये टेस्ला को और भी आगे क्लैरिफाई कर सकते हो अपने मुताबिक। तो देख लो कैसे, बी बराबर हम लोगों को इतना मिला है। ठीक है, तो बी बराबर इतना मिला है, तो चलो इसका यूनिट मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक के नया टर्म आया हुआ है, तो आप टेंशन इसके लिए यहाँ पे मत लो। ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। मैंने डायरेक्टली आपको ईजी बनाने के लिए यहाँ पे 10th क्लास में यह लिखा हुआ है। तो ये हमने देख लिया
कि मैग्नीट्यूड कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का। वीडियो को पॉज करके आप लिख लोगे, मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये पहला सीन हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। अब दूसरा सीन आपने क्या पढ़ा था इसमें, किसके लिए निकालते हैं, तो सेकंड था कर्व्ड वायर के लिए, ठीक है। यानी इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ है और एक कर्व्ड वायर यानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसमें से करंट को हम लोग पास करवा रहे हैं, करंट जा रहा है, नीचे कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दोगे, इधर से गया और इधर में ये इस तरह से निकला है, ठीक है, नीचे में इस तरह से गया है। अब इसके लिए आपसे पूछ दिया गया कि जो सीन पहले केस में हम लोग देखे थे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब सब कुछ उसके लिए भी बताइए। एक बैटरी से नहीं है तो अपने सुविधा अनुसार कनेक्ट कर लो, कर ये प्लस है ये माइनस है तो इधर से करंट निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी ऊपर में हेडिंग दे देना आप, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, यानी एक सर्कुलर वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा। तो देखो सीन यहाँ पे भी कुछ वैसा ही बन रहा है, करंट ऊपर में जा रहा है, ठीक है। तो जिधर में अगर डायरेक्शन निकालना चाह रहे हो इसका, तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करो। इंडिविजुअल लेवल पे कहने का मतलब यहाँ पे है कि आधा को कवर कर लो। तो देखो, तो आधा जो सीन बचेगा इसका वो कैसा है, स्ट्रेट वायर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट होगा ना, तो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, फिर आगे में जा कर के ये कर्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का सीन जो तो पहला ही वाला है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके द्वारा होगा यहाँ पे, ये कैसा हो जाएगा, सेम उसी तरह से, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही होगा। इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना दूर जाएंगे हम लोग, यहाँ से मान लेते हैं 5 मिलीमीटर की दूरी पे है, तो 5 मिलीमीटर की दूरी पे हर जगह स्ट्रेंथ सेम रहेगा। 10 मिलीमीटर पे गए तो वहाँ पे भी हर जगह स्ट्रेंथ क्या मिलने वाला है आपको, सेम मिलने वाला है, ठीक है। उसी तरह से ये बढ़ाते अगर चले जाओगे तो इस तरह से चला जाएगा ये, और इसके जब सेंटर में पहुँचोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सा दिखने लगेगा। तो ये देखो, लग रहा है कि बिल्कुल कैसा है, बीच में पैरेलल लाइंस है। तो ये हुआ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह से होगा। दूसरा बात इसमें आता है कि डायरेक्शन निकालिए। तो डायरेक्शन के लिए बस वही जो हमने आपको एक रूल अभी बताया है, राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज़ कर लो। तो देखो, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए डायरेक्शन निकालोगे तो जिधर करंट जा रहा है उधर थंब रख दो और इसको रोटेट करो हाथ को, ठीक है। जिधर में ये रोटेट हो रहा है वही डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी इसका डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। और दूसरे केस में कैसा हो जाएगा, इसके लिए भी ले लो। तो इसमें करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो इस तरह से, ठीक है, दिस वन ऐसे, ठीक है, मतलब कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी संदेह रहता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ सर समझ में नहीं आया। ये कौन सा था, सर्कुलर करंट यहाँ से जा रहा है, सर्कुलर करंट, ठीक है। अब ये तो डायग्राम बेसिस पे हो गया। अब इसके लिए पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग करंट को पास करवा रहे हैं किसी भी सर्कुलर वायर से, तो 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल दोनों ही पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी पैटर्न्स की बात करोगे तो पैटर्न्स कैसा हो जाएगा, पहला पॉइंट में पैटर्न्स आर सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक, ऐसे लिख दो, पैटर्न्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है। बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो लगभग ये पैरेलल दिखने लग रहा है, यानी एट दी सेंटर, सेंटर कार्डबोर्ड के सेंटर ये हो गया, कार्डबोर्ड के सेंटर पे लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, लाइंस लगभग कैसा दिखने लगता है, तो पैरेलल दिखने लगता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट में हो गया। और तीसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ से क्या लिखने जा रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट में देखो यह हो जाएगा कि डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन के लिए सेम
किसका यूज़ करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का, उसी से निकाल लिया इसका भी डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें भी अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा, और करंट की वैल्यू घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम लोग यह लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई का, यहाँ पे भी। और फिफ्थ पॉइंट में क्या लिख लेंगे कि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आर का। अब देखोगे, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर फिगर से कैसे पता चलेगा कि करंट को हम जब लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। तो देखो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे करंट, यानी करंट की वैल्यू बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जितना भी आयरन नेल्स यहाँ पे तुमने स्प्रिंकल किया हुआ है वो और उसको और खींचेगा। तार जिसमें करंट पास करवा रहे हैं तो करंट पास करवाने के बाद ये तार किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैग्नेट का तो क्या होगा, ज़्यादा खींचेगा, वो ज़्यादा खींचेगा तो ये जो सर्कुलर यहाँ पे देख रहे हो सर्किल, वो सर्किल और क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। ठीक है, यानी 6 पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे कि इफ़ आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं देन सर्किल्स, जो सर्किल हो रहा है वो बिकम क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी इससे रिलेटेड हो सकता था मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगा आपको। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं देना चाहूँगा, एक बार आप इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल है तो नीचे में लाके थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना ताकि दिखने में सर्किल लगे, ऐसा ना लगे कि ऊपर में बस है, आप नीचे में भी ऐसे कर देना ताकि पूरा सर्कुलर लगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि देखो एक कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, जैसे हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखे थे, इसके पहले वाले केस में क्या देखे थे कि जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, और जब फिंगर्स इनसर्किल करते हैं वो हमें किसका वैल्यू देता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्कुल इस तरह से रहे, सर्कुलर रहे, तो सर्कुलर की केस में क्या हो जाता है, उसके जस्ट उल्टा, सर्कुलर की केस में कॉन्सेप्ट यही है कि उसके जस्ट उल्टा, यानी उसमें थंब क्या दे रहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसमें थंब क्या बताएगा आपको, तो इसमें थंब बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जब स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, स्ट्रेट कंडक्टर जब था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जब था, तो दो चीज़ देखे थे, थंब एक था ऊपर में थंब और दूसरा है फिंगर्स। ठीक है, और ये कौन सा है, कर्व्ड की केस है, तो उसके लिए देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या देखे, थंब क्या देता था, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसमें लिख लोगे आप डायरेक्शन ऑफ आई, और ये किसका देता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इसके लिए कर्व्ड हो जाएगा तो ये वाला इसमें लिख देना और ये वाला इसमें लिख देना। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात और भी इसमें कभी कभी डाल देता है क्वेश्चन में, जैसे देखो यह जो सीन था इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंगल तार जा रहा है, हम मान लेते हैं कि 2 तार चला गया, तो 2 तार चला जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगा जस्ट डबल हो जाएगा। 1 तार है तो 10 है, तो 2 तार रहेगा तो 20 हो जाएगा, 3 तार रहेगा तो 30 हो जाएगा, 4 तार रहेगा तो 40 हो जाएगा। यानी इफ़ सर्कुलर कॉइल जो है या वायर जो है हैज n टर्न्स, 1 है तो 1 गुना बढ़ा, 2 है तो 2 गुना, n है तो n गुना, देन यानी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B बिकम्स n टाइम्स। ठीक है, अगर n टर्न्स रहेगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, यानी यह भी कह सकते हो कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और भी किसका होता है, तो n का भी होता है। ठीक है,
जितना नंबर ऑफ टर्न्स का अभी एक वायर जा रहा, मान लेते हैं 2 वायर इसके साथ भेज दो, तीसरी वायर भेज दो, चौथी वायर भेज दो, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे कंडक्टर बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर। अब हम लोग तीसरे की केस में चलेंगे, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, जो थर्ड है। अब सबसे पहले यह समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखो सोलेनॉइड आपने स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है, तो जो स्प्रिंग आप देख रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। देखो लॉन्ग कॉइल है, कॉइल आप समझ रहे हो बिल्कुल इस तरह से जैसा ये फिगर दिया हुआ है। इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, बिल्कुल सटा सटा सा रहता है। ठीक है, आप अपने जो टिप टॉप करने वाला पेन होता है जेटर वगैरह का, उसमें से स्प्रिंग निकालो, बस वही कॉइल है। ठीक है, कि बस ये रहता है किस चीज़ का, कॉपर वायर का। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड हो गया। अब आई थिंक आपको सोलेनॉइड दिमाग में बैठ गया कि क्या है, स्प्रिंग है, सोलेनॉइड है। ठीक है सॉरी। अब देखो इसमें क्या होता है, इस सोलेनॉइड को हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इधर स्विच वगैरह लगा दो, चाहो तो सब में लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा वाला प्लस है और ये माइनस है, तो करंट ऐसे गया, एंट्री मारा, ये शां ऐसे गया, दिख रहा है, और ऐसे गया, इधर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे गया है, मतलब इसमें करंट ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे, फिर ऐसे, इस तरह से करंट का डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब इसमें आपको 2-4 पॉइंट क्या देखना है, यह देखो। तो सबसे पहला कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो पूरा राउंड है, तो राउंड है तो उसके हर जगह सेम दूरी पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगा, सेम, यानी इतने दूरी पे अलग, इतने दूरी पे अलग, इतने दूरी पे, ये मान लेते हैं कि लास्ट एंड है, तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सेम मैग्नेटिक फील्ड, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे सेम, फिर सेम, उस तरह से। यानी हम लोग यह देखते हैं कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है। ठीक है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि इसमें नॉर्थ कौन सा होगा और साउथ कौन सा होगा। देखो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें आपको नॉर्थ और साउथ पोल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एक रूल यूज़ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, तो क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है, क्लॉक की तरह इसमें आप बना लो इस तरह से। ठीक है, ऐसा है क्लॉक फेस रूल, राउंड बनाना आप। अब इससे आप क्या पास करवा दो, करंट को पास करवा दो, प्लस हो गया माइनस हो गया, इसमें भी उसी तरह से ये प्लस हो गया और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ध्यान दोगे। अब देखो इसमें करंट कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, प्लस है तो इधर से निकलेगा और ये ऐसे चला जाएगा, और इसमें देखो प्लस इस साइड में है तो करंट ऐसे चला जाएगा। तो क्या बोलता है क्लॉक फेस रूल में कि अगर करंट का डायरेक्शन ये देखो तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी ऐसे ही ना चलता है, टिक 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 टिक, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वह जो फेस होगा वो कौन सा फेस होगा, साउथ पोल का होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट कैसा जा रहा था, क्लॉकवाइज, यानी इफ आई इज क्लॉकवाइज, आई मीन्स करंट इज क्लॉकवाइज, देन जो फेस होगा फेस इज साउथ पोल। ठीक है, तब वो फेस कौन सा रहेगा, साउथ पोल रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना पूरे, तो फेस कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल का हो जाएगा। यह रूल यही बताता है कि अगर एंटी एन है इसमें, तो एन है मीन्स नॉर्थ, एंटी जाएगा तो नॉर्थ पोल। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, यानी ये हो गया नॉर्थ पोल का। ठीक है, अब इसमें देखो तुम करंट कहाँ पे कैसे जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो करंट ऐसे एंट्री मारा, ठीक है, और एंट्री मारा ऐसे,
तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, देख रहे हो नीचे से निकल रहा है ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया तो यह जो फेस होगा वो कौन सा फेस हो जाएगा, साउथ पोल का, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल का हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया है कि मैग्नेट में क्या होता है, पूरा सर्कुलर लूप बनता है, यानी जो इसका ड्राइंग बनेगा ये लाइंस यहीं तक नहीं रुकेगा, ये लाइन बिल्कुल आप सर्कुलर बना लोगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आप जानते ही हो कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या करता है, एंट्री मारता है। नॉर्थ से निकला यहाँ से और साउथ में क्या होगा, इंटर करेगा। क्लियर हो गया। इसको भी एक 4 लाइन कर देना, एक और इधर कर देना। मैं तीसरा को नहीं किया क्योंकि एक साइड में कर दूंगा तो फिगर थोड़ा सा भद्दा दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इसका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इसका निकालते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है यह पढ़ें, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल पैरेलल होता है, यह पढ़ें। तीसरा में क्या पढ़े हम लोग, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो क्लॉक फेस रूल से निकालते हैं इसका डायरेक्शन, जिसके लिए क्या बता दिए हम कि अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग जो भी पॉइंट हम लोग देखें, इसमें भी क्या करोगे, करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इसमें भी बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगा। दोनों चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, यहाँ पे भी इसका यूज़ कर लेंगे। क्या क्या कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ा दोगे, और ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 टर्न है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर 10 टर्न हो गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जितना ये कॉम्पैक्ट रहेगा, जितना सटा सटा रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगा। और नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है, जितना टर्न्स बढ़ाते जाओ तुम उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होता जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट में इसमें हम लिखना चाहेंगे तो पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो इनसाइड में अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ये कैसा होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है। और बाहर में हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज टर्न्स, यानी जो मैग्नेट का था वो सब लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे भी किसका होगा, करंट का होगा, क्लियर है। तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसका होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स का होगा। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। बाकी सभी टर्म का आपको ध्यान में रखना है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यह सब बातें इसमें देखा गया। अब इसको अगर तुम कनेक्ट करना चाहोगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता कितना है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर तुम इसमें निकालने चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फार्मूला जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको बेटर क्लियरेंस मिलने के लिए। तो B बराबर निकल कर के आता है इसके लिए म्यू एन आई, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, MEU, म्यू एन आई। दो तो यहाँ से देख ही रहे हो आप कि पहला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और दूसरा कौन सा है, करंट है, ठीक है। यहाँ पे एन स्मॉल होता है, एक और भी बात ध्यान रखोगे, ठीक है। यानी B बराबर म्यू एन आई। म्यू को परमिएबिलिटी बोलते हैं, जो परमिट करता है कि कितने हद तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। यानी कितना, जैसे मान लेते हैं कि तुम रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खाते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे बॉडी का परमिशन है कि हाँ 4 रोटी आपके अंदर में चला जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी कंडक्टर यहाँ पे है या कोई भी मैग्नेट जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसका भी एक लिमिट होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वो अपने अंदर में रख सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है। नहीं ध्यान में रहे कोई बात नहीं, आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है, परमिएबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल n देख रहे हो, ठीक है, ये स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कैपिटल N पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, L है अगर, तो
कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू होता है कैपिटल एन अपॉन एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यह होता है। एक और भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगे हाथ आपको बता देता हूँ। आपको कंपटीशन में बैठोगे तब काम आएगा, मैंने पहले ही बोल रखा है 5-10% मैं सिलेबस थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप किसी कंपटीशन में बैठो तो उस समय आपको यह फील नहीं हो कि आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपको 5-10% क्वेश्चन ज़्यादा पूछता ही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सोलेनॉइड में एंड पे निकालोगे, किसी भी एंड पे तुम निकालने जाओगे, इस एंड पे निकालो या इस एंड पे निकालो, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है एंड पे आधा हो जाता है, यानी हाफ म्यू एन आई। ठीक है, ये समझ में आया बिल्कुल। अब लगे हाथ एक और भी लिख ही देता हूँ। तो देखो, जब सोलेनॉइड है, जो स्प्रिंग है आपका, उस स्प्रिंग को ऐसे आप मोड़ दो और मोड़ करके राउंड बना दो। तो अगर सोलेनॉइड को मोड़ करके आपने राउंड बना दिया तो उसको बोला जाता है टोरॉइड, यानी इफ सोलेनॉइड इज मेड राउंड, बिल्कुल उसको गोल बना दिया आपने मोड़ करके, देन उसको क्या बोलते हैं, देन कॉल्ड टोरॉइड, TOROID। ठीक है, तब हम उसको टोरॉइड बोलते हैं। आई थिंक इतना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके लिए भी जो b का वैल्यू होता है वो यही होता है, क्योंकि यही है ना, इसी को हमने राउंड कर दिया है, तो इसके लिए भी b का वैल्यू कितना रहेगा, म्यू एन आई, स्मॉल n इंटू आई, और स्मॉल n क्या होगा, कैपिटल N अपॉन एल, यानी पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हो गया किसके लिए, सोलेनॉइड और टोरॉइड, यानी तीसरा भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप चाहोगे तो टोरॉइड के लिए मैं फिगर बना सकता हूँ, आप इतने को लिख लोगे। मैं एक बार और ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपका पूरा सीन एक बार में आ जाए। ठीक है, आप लिखना भी चाहो तो अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक टोरॉइड का हमारा इच्छा हो रहा है कि फिगर भी आपको दिखा दूँ कि किस तरह का उसका फिगर होता है। ठीक है, बहुत कुछ का फिगर देखते होगे, तो एक टोरॉइड का भी फिगर देख लो, है कि नहीं। लाइफ में बहुत कुछ देखते हो ना, हाँ फिगर ठीक है हो, तो उसी तरह से यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखो क्या है, टोरॉइड के लिए क्या बोले, उसी को यानी सोलेनॉइड को आपने किसके फॉर्म में कर दिया, सर्किल के फॉर्म में, यानी इस तरह से आ जाएगा इसका फिगर ऐसे। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में बह गया, यानी रमन सर भावनाओं में बहते हुए इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल सर्किल के फॉर्म में रहेगा ये। ठीक है, और नीचे में आप जो भी कनेक्ट करना चाह रहे हो इसको बैटरी, तो ये बैटरी कनेक्ट कर दी है, इधर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। b की वैल्यू इसके लिए कितना लिखे थे, तो म्यू नॉट n स्मॉल n आई, और स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो b बराबर कैपिटल N अपॉन L हो जाएगा, N/L और इंटू आई। अब देख लो, अभी सर्कुलर हो गया, तो सर्कुलर हो गया तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। ठीक है, तो रेडियस होगा तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, इस केस में अब सर्किल बन गया, तो सर्किल बन गया तो लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, जिसका रेडियस r है, तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन लेंथ की जगह कितना लिख सकते हैं 2πr, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ टोरॉइड है, रेडियस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, तो इतना लिख लो आप। थोड़ा बहुत मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हल्का सा ज़्यादा रहेगा, आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना। मैं उतना ही बताऊँगा जितना आप बहुत अच्छे से समझ सको, ये ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कि मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यानी हमारे शरीर में भी क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या नहीं प्रोड्यूस होता है। तो उसका सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, आप बीमार पड़ते हो, हड्डी वड्डी टूटता है कभी, तो क्या, या बॉडी पार्ट्स का पूरा स्कैनिंग करवाने जाना है कभी, तो आप जाते हो, एक्सरे करवाते हो, MRI करवाते हो, CT स्कैन करवाते हो, तो सभी में हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते यही है कि पूरे बॉडी पार्ट्स का क्लियर इमेज हमारे पास आ गया। ठीक है,
तो यह जो क्लियर इमेज यानी पूरा हड्डी वड्डी जिधर जो भी ब्रेकेज अगर कहीं पे क्रैक वगैरह है तो वो सब हम लोगों को फिगर में दिखाई दे देता है। तो सिंपल सा अगर हम तुमसे पूछे कि आखिर ये पॉसिबल क्यों होता है, तो यह पॉसिबल तभी हो सकता है या तभी होता है क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, मैग्नेटिज़्म है। अगर हमारे बॉडी में मैग्नेटिज़्म नहीं होता तब हम लोग MRI वगैरह का जो सीन था अपने बॉडी का करवाते हैं वो कभी भी करवा नहीं सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब सीधा बात करते हैं। देखो इसका पूरा थ्योरी क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, आयंस होता है, ब्लड में आयंस होता है। ठीक है, अब चूँकि खून दौड़ रहा है, खून चल रहा है हर जगह, तो खून के साथ आयंस भी क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी आयंस दौड़ रहा है, आयंस दौड़ने लगा। अब आयंस दौड़ने लगा तो आयंस की वजह से कौन सा करंट हो जाएगा, चार्ज की वजह से चार्ज करंट, ब्लड की वजह से ब्लड करंट, मिल्क की वजह से मिल्क करंट, वाटर की वजह से वाटर करंट, तो आयन की वजह से कौन सा, आयनिक करंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना पता चल गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्या है, करंट है। ठीक है, अब जब करंट है तो अगला टॉपिक क्या पढ़े हो, पीछे में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कहीं पे भी करंट होता है, किसी भी कंडक्टर से आप करंट को पास करवाते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब बोलोगे कि सर हमारा बॉडी क्या कंडक्टर है, तो हाँ बिल्कुल कंडक्टर है तुम्हारा बॉडी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब करंट पास करेगा तो करंट की वजह से उसमें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। यानी एक कह सकते हो कि ड्यू टू फ्लो ऑफ आयनिक करंट देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट इन आवर बॉडी। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से हमारे शरीर में दो ऐसे ऑर्गन हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। वो कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो देखो वह ऐसा ऑर्गन है जो तुम सबसे ज़्यादा लगाते हो। तो कौन कौन सा चीज़ अपने शरीर का सबसे ज़्यादा लगाते हो, याद करो कौन कौन सा चीज़। एक दिल लगाते हो कि सर दिल लग गया है, अरे बाप रे बाप। और दूसरा दिमाग लगाते हो कभी कभी, है कि नहीं, एक दिल लगा लिए और दूसरा दिमाग लगा लिए। तो जो चीज़ तुम सबसे ज़्यादा लगाते हो उसी को ये क्या करता है, अफेक्ट ज़्यादा करता है। यानी पूछ देता है कि दो मेन ऑर्गन कौन है जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से अफेक्ट होता है, तो एक दिल यानी हार्ट एंड ब्रेन होता है। ठीक है, और तीसरा हम बताएं शुरुआती में ही आपको कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है प्रेजेंट इन आवर बॉडी, डॉक्टर वगैरह को हेल्प करता है टू ऑब्टेन क्लियर इमेजेस ऑफ आवर बॉडी पार्ट थ्रू MRI। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वही जो पूरे बॉडी का आपका पिक्चर निकाल करके देता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कहाँ पे क्रैकिंग वगैरह यानी कहाँ पे डैमेज वगैरह है उसको दिखा देता है। तो ये पूरा है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। जो भी हमने बोला है अभी ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है, आप इसको अपने कॉपी पे छाप डालो बस पूरी तरह से। ठीक है, यानी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस इन आवर बॉडी देयर इज आयनिक करंट। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इसी प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कह सकते हैं कि स्मॉल मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। टू मेन ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड इज हार्ट एंड ब्रेन। और तीसरा स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक आप पढ़ चुके हो पहले ही, जो अब हमने आपको बोला था आर्टिफिशियल मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, वो कुछ और नहीं था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, या वही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दी, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे दिए तब कोई मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो ऐसे को क्या बोलते थे, टेम्पोररी मैग्नेट। तो वही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो वही होता है। बस यहाँ पे मैं बोलो कि वहाँ पे क्यों नहीं बोले कि उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो देखो कुछ कारण रहता है सब चीज़ के पीछे। यहाँ पे बताने का मुख्य कारण हमारा यह है कि आप अब इसको समझने के लिए रेडी हो चुके हो। देखो क्यों, अभी आप समझ जाओगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पे बस मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट पढ़े थे ना, तो टेम्पोररी वाला जो है वो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि अब आपने सोलेनॉइड पढ़ लिया, टोरॉइड पढ़ लिया। ठीक है, मेनली सोलेनॉइड जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ लिया, तब आप इसको समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो।
देखो होता क्या है, तो सिंपल सी बात करूँ तो जो सोलेनॉइड है आपका, ठीक है, इस तरह से जो सोलेनॉइड था उसके अंदर में आप क्या कर दो, तो उसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर को लगा दो, यानी डाल दो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसके अंदर में क्या कर दो, इसको ऐसे डाल दो पूरा, ठीक है। बस यही बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यानी मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से रहेगा कि ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, इसके अंदर में हमने डाल दिया, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छे से बना लेना, पूरा सटा सटा होना चाहिए, पूरे अच्छे से कॉम्पैक्टली बुक चला जाएगा उसके अंदर में। तो यह जो है ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, CORE, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। अब बोलो कि ये क्या है सर सॉफ्ट आयरन कोर, तो वेट करो, सबके लिए उचित समय आता है। आप जन्म लेने के साथ ही पापा नहीं बन सकते हो, उसके लिए समय लगता है। अभी तो लिखे ही हैं तो बताएंगे ही ज़रूर हम। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो जो भी हमने यहाँ पे कांड किया अभी उसको हम अंग्रेजी में यहाँ पर लिख देते हैं। क्या किए हैं, तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कंसिस्ट करता है किस चीज़ को, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल, ये लॉन्ग कॉइल हो गया, ठीक है, और जिसको लपेटा रहता है किस चीज़ पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे। एक लॉन्ग कॉइल ले लो, लॉन्ग कॉइल को लपेट दो पकड़ के किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे, वही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यानी क्या लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, EM शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ, इसमें भी कॉपर वायर ही है, पहले ही देख लिए थे हम लोग, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, कॉपर CU, कॉपर वायर वाउंड ऑन इस पे ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई थिंक आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सॉफ्ट आयरन कोर वैसे को बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं इससे हम लोग करंट को पास करवाए, तो करंट को पास करवाए तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और जैसे ही करंट को हटाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होता होगा। तो बस यही सीन है। सॉफ्ट आयरन कोर एक वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे आयरन के सब्सटेंस को बोला जाता है जो करंट दिए तो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यह भी डिपेंड करता है कि कितने देर में होगा, कितने देर में नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर की केस में क्या है कि क्या बोला गया कि जैसे ही करंट पास करवाए ये तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे ही करंट को हटाए तो ये तुरंत के यानी जस्ट विदिन ए सेकंड क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यह कारण है इसका। की हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर का ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करने का कारण क्या हुआ, क्योंकि यह जो होता है वो क्या करता है, इट लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म। जब करंट को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और जब करंट को सटा देते हैं तो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। यानी सॉफ्ट आयरन कोर में हम लोग क्या देखें, इसका खासियत क्या है, तो व्हेन करंट इज गिवन, व्हेन करंट इज गिवन, जब करंट देते हैं तो क्या होता है, इट मैग्नेटाइज क्विकली, इट मैग्नेटाइज क्विकली, यानी जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे इधर कि व्हेन करंट इज कट, जब करंट को हम लोग काट देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, यानी सॉफ्ट आयरन क्या कर देता है, लूजेज, सॉफ्ट आयरन लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म क्विकली, ठीक है। तो यह कारण है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और स्टील का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसी में आप लिख सकते हो हेंस स्टील इज नॉट यूज, सो स्टील इज नॉट यूज्ड, क्योंकि स्टील जल्दी से कार्यक्रम नहीं करता है।
सो स्टील इज़ नॉट यूज्ड। क्वेश्चन मिला करके भी पूछ देगा कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड नॉट स्टील इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कारण यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लोगे कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग दे दोगे, फैक्टर्स क्या, अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों? सबसे पहला तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि कॉइल है तो कॉइल में क्या होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी पहला हम लोग लिख सकते हैं किस चीज़ पे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए बताएं कि जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स का। ठीक है, दूसरा पॉइंट में, दूसरा किस पे डिपेंड करता है बता सकते हो खुद से, बोलो किस चीज़ पे, करंट पे डिपेंड करता है, और वो भी कैसा, तो डायरेक्टली, यानी जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो इसमें डिपेंड करता है वो यह है कि द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। ठीक है, यानी उसके पोल्स के बीच में कितना एयर गैप होता है। अगर मान लेते हैं कि एयर गैप को, लेंथ ऑफ एयर गैप को आप रिड्यूस करते हो, यानी यह जो अगर इस तरह से जो फिगर था इसके गैपिंग को आप रिड्यूस करते हो, तो रिड्यूस करोगे तो और नज़दीक आ जाएगा, नज़दीक आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें स्ट्रेंथ का वैल्यू और क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी इफ़ लेंथ ऑफ एयर गैप इज रिड्यूस्ड, इफ लेंथ ऑफ एयर गैप इज रिड्यूस्ड, तो क्या होगा, रिड्यूस्ड कर देंगे तो देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो यह बात हो गया किसके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी का अगला लेक्चर जो होगा उसका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो आपका एक बेस सेटअप कर देगा आगे आने वाले टॉपिक जो AC जनरेटर है, DC है, वो सबको पढ़ने के लिए। तो आप इतना अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, बाकी मैं अगले क्लास में फिर चर्चा करूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।